नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको किस तरह की खबरें दिखा रहा है, पहुंचा रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। उनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं, बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर नहीं। हम बार बार इसको आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हो सकता हो कि आपको ये बोरियत महसूस होती हो कि हर बार बेरोजगारी महंगाई की बात क्यों करते हैं, जबकि मीडिया जिसकी बात करता है, वो रोज रोज जिसकी बात करता है, उसकी तो आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात करना यदि रोज भी करता है तो वो बहुत सफल हो सकती है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सभी को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि हम जब तक दूसरी बार न्यूज़ लगाएंगे या पोस्ट करेंगे तब तक आप नया साल की एंट्री कर चुके होंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई है। जी हाँ, न्यूजीलैंड की घड़ियों में 12 बज चुके हैं और साल 2025 का जश्न शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। ऑकलैंड के चर्चित स्काई टावर पर नए साल पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों तक जारी रहती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन होने के कारण 41 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें किरिबाती, समोआ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश हैं। हम आपको बताते हैं कि घड़ी का आविष्कार 16वीं सदी में हुआ, लेकिन 18वीं सदी तक इसे सूरज की पोजीशन के अनुसार सेट किया जाता था। जब सूरज सिर पर होता था तभी घड़ी में 12 बजा दिए जाते थे। तो आपको नए साल की एक बार पुनः शुभकामनाएं और आपका आने वाला नया साल बहुत ही शुभ हो। आपके बच्चों की बेरोजगारी हटे, बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगे और मीडिया को कुछ थोड़ी राहत देने की कोई खबरें पेश करे तो हम सब बड़े एहसानमंद होंगे मीडिया के। मदन बी लोकुर, जी हाँ, बहुत बड़े यह एक खबर वायरल हुई है। 2018 में हमने तब के सीजीआई को पत्र भी लिखा था। 7 साल बाद भी चुनौतियां वही है। आज भी न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मुद्दा जस का तस है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की। सेकुलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है, ये नहीं बदला जा सकता है। बाकी जिसको जो कहना है वह कहने को आज़ाद है। कोई कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट है। कहने में क्या है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर का, जिन्हें हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। वह 2028 तक इस पद पर रहेंगे। लोकुर फिजी के सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने भारत की मौजूदा न्यायपालिका और उससे जुड़े मुद्दों पर बात की। मदन बी लोकुर से पूछा गया कि आपने 2018 में लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर जो चिंता जताई थी, कुछ बदला क्या तब से? तो उनका जवाब था जो बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं बदला। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया था। इसमें सीजीआई के पास किसी भी जज को कोई केस सौंपने की शक्ति होती है, वह समस्या आज भी है। सीजीआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या जो रोके गए हैं उनमें प्रॉब्लम है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को गणपति पूजा पर अपने घर बुलाया था, क्या यह सही था? तो जवाब दिया मदन बी लोकुर ने, देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम है। लोकपाल के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। बच्चों की शादी या घर किसी के देहांत होने पर भी पीएम या जज किसी के घर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हालांकि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई न कोई त्योहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा कि देश बहुमत के अनुसार चलेगा। क्या यह बयान सीजेआई का पीएम से सार्वजनिक जुड़ाव से प्रेरित करता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें गणपति पूजा से प्रेरणा मिली या नहीं यह तो नहीं कह सकता। इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में क्यों हुआ? वहां पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। वह जिस जगह बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उनके बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलता है कि अच्छा मैसेज नहीं गया। पूर्व सीजेआई ने न्याय की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटवा दी है। क्या यह निष्पक्षता और न्याय के आदर्शों में बदलाव का संदेश है? तो डीवाई चंद्रचूड़ क्या संदेश देना चाहते थे पता नहीं। न्याय की देवी की आंखों पर 150-200 सालों से पट्टी बंधी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर सामने चाहे कोई भी हो सकता हो कि पट्टी निकालने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी या पॉलिटिशियन है तो उसके फेवर में फैसले आने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात कही है मदन बी लोकुर, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि भीड़ ने गोकशी करते वक्त युवक को पकड़ लिया था। घटना सोमवार सुबह 3:30 बजे हुई। भीड़ ने युवक को लाठी, डंडे और लात घूंसों से इतना मारा कि बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम कुछ भी हो, शाहिदीन हो सकता है। वह असालतरपुरा का रहने वाला था। रात में ही प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराया। अगली सुबह परिवार ने शव दफन कर दिया। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद फोर्स बढ़ा दी गई है। किसी मीडिया पर आपको इसकी कोई सूचना नहीं मिलेगी। आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन फिर भी इसकी कोई खबर नहीं। गोकशी की सूचना पर भीड़ पहुंची। गोकशी की सूचना मिलने पर किसी को इतना अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वह उसको पीट कर हत्या ही कर। शाहिदीन को भीड़ ने दबोच लिया। वह बचने के लिए हाथ जोड़ता रहा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना मारा कि वह मरणासन हो गया। ये पूरा इलाका हिंदू बहुल है। आप पूरी खबर को देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि यह किस तरह से गोकशी करने वालों को इस तरह से मार देते हैं। क्या आप इसकी इजाजत देते हैं या नहीं? अवश्य आप इस पर कमेंट करें। पटना में 14 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। कैंडिडेट्स के समर्थन में मंगलवार यानी आज लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक सड़कों पर उतर गए। विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाल रहे विधायकों को पुलिस ने 9 बार रास्ते में रोका। इसके बाद पुलिस उन्हें गाड़ियों में बैठाकर राजभवन लेकर पहुंची। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जहानाबाद के घोसी से माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि पुराने राज्यपाल विदा हो चुके हैं और नए राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है। विधायक रामबली यादव ने कहा कि पुलिस ने हम लोगों को 9 बार रोका है, गाड़ी में बैठा कर राजभवन ले जा रही है। ये लोकतंत्र का हनन है, सरकार तानाशाही कर रही है। यह आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर है। आप किसी भी मीडिया पर आप पलट कर आप मीडिया देखेंगे तो कहीं पर भी आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि आपके बच्चों से संबंधित है। वह आपको वही खबर दिखाएंगे, मीडिया वही खबर दिखाएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं या क्या सोच सकते हैं या क्या आपके मन में विचार आ सकते हैं, वही खबर आपको दिखाएगा। अमेरिका में भारतीय H1B वीजा होल्डर के खिलाफ विरोध हो रहा है। विरोध को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और कॉमर्स डिपार्टमेंट अमेरिका में वैध रूप से काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स की स्थिति पर नजर रख रही है। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीजा के विरोध में रहे। उनके समर्थक उद्योगपति मस्क ने भी सोमवार को कहा था कि H1B वीजा खत्म जैसा है, लेकिन H1B वीजा की बात आप किसी भी मीडिया पर आप नहीं देखेंगे कि H1 वीजे पर कितना संकट खड़ा हो गया है। किसी मीडिया पर आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे और नहीं आपको दिखाया जाएगा।
क्योंकि यह भी आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंध है। तो जहां बच्चों की बेरोजगारी हो वहां आपकी कोई खबर नहीं, जहां महंगाई की खबर हो वहां भी कोई मीडिया में खबर नहीं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।